आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रत्यास्थता, ठोसों के यांत्रिक गुण, प्रत्यास्थता वाले चैप्टर से संबंधित डेरिवेशंस, प्रूफ और फार्मूलों के बारे में। इस चैप्टर के थ्योरिकल पोर्शन को, जो भी थ्योरिकल पोर्शन था, इसको हमने पिछले वीडियो में समझा था और अब जो वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड, इसमें केवल और केवल डेरिवेशन, प्रूफ्स और फार्मूलोस पर हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको थ्योरिकल पोर्शन आपने नहीं पढ़ा है अभी, तो एक बार उस वीडियो से थ्योरिकल पोर्शन पढ़ लें, जिससे इस चैप्टर के डेरिवेशन समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करेंगे और जो हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है, जिसको हम प्रतिबल विकृति वक्र कहते हैं। और ये वक्र कब बनाया जाता है, किस स्थिति में खींचा गया है? तो जब किसी तार के ऊपर एक भार लटकाया जाए, उस भार के मान को निरंतर बढ़ाते रहें तो तार का व्यवहार हमको कैसा प्राप्त होगा। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लिया एक धातु का तार है जो किसी दृढ़ आधार से बंधा हुआ है। इसके ऊपर हम भार लटकाते हैं जिससे तार में खिंचाव उत्पन्न होता है। ये तार किसी दृढ़ आधार से लटका था और इसमें हमने क्या किया, कोई m द्रव्यमान का भार लटकाया, और जब m द्रव्यमान का भार लटकेगा तो नीचे की ओर कार्य कैसा करेगा, बल mg बल नीचे की तरफ कार्य करेगा, जिससे तार में तनाव उत्पन्न होगा और तार में खिंचाव होने लगेगा। और जब तार खींचेगा तो इसमें प्रत्यास्थता का गुण आ जाएगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर mg के अलग अलग मान, मतलब पहले कम द्रव्यमान लटकाएंगे, फिर उससे ज़्यादा द्रव्यमान को यहाँ पर अप्लाई करेंगे, फिर उससे ज़्यादा, मतलब लगातार बढ़ते हुए द्रव्यमान को यहाँ पर बारी बारी लटकाकर उनसे हुए प्रभावों का अध्ययन हमको करना है। तो हमने एक तार लिया और तार में एक द्रव्यमान लटकाया जिसके कारण तार में खिंचाव उत्पन्न हुआ, और तार में जब विभिन्न विभिन्न द्रव्यमान लटकाकर उनके खिंचाव का अध्ययन किया और ग्राफ खींचा तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ हमें प्राप्त हुआ। और यह ग्राफ हमें कई बिंदुओं को समझाता है या अध्ययन कराता है। तो मान लिया प्रारंभ में तार लटका था, उस पर कोई द्रव्यमान नहीं था, तो तार में प्रतिबल और विकृति दोनों किस पॉइंट पर थे, मूल बिंदु अर्थात 0,0 पर थे। मूल बिंदु यही होते हैं 0,0, अर्थात प्रतिबल जब प्रारंभ में शून्य था और विकृति भी तार में शून्य थी। मगर इस स्थिति में तार के द्रव्यमान को नगण्य माना गया है, मतलब तार का द्रव्यमान हमने एनालाइज नहीं किया है। फिर जैसे जैसे हम तार पर द्रव्यमान को बढ़ाते जाते हैं, तार में धीरे धीरे लंबाई बढ़ती जाती है। तार में जैसे जैसे द्रव्यमान बढ़ाते जाएंगे, देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम प्रतिबल का मान बढ़ा रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ना है मतलब प्रतिबल बढ़ रहा है, और ग्राफ जब आगे की तरफ जाएगा इसका मतलब विकृति भी बढ़ेगी। तो ध्यान देते हैं, प्रतिबल का मान तो हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, परंतु विकृति धीरे धीरे ही बढ़ रही है। इसका मतलब यह था कि जैसे जैसे हम तार पर द्रव्यमान बढ़ाते जाते हैं, तार में धीरे धीरे लंबाई भी बढ़ती है, अर्थात विकृति भी बढ़ती है। मगर भार बढ़ाते बढ़ाते एक बिंदु ऐसा मिलता है जिस बिंदु को P कहते हैं, और इस P बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, आनुपातिक सीमा। ये अनुपातिक सीमा का अर्थ क्या होता है, क्योंकि यहाँ से बिंदु O से P तक ग्राफ कैसा है, एक सरल सीधी रेखा में। अगर ग्राफ सरल सीधी रेखा में प्राप्त हो रहा है तो इसका अर्थ यह होता है कि जो ग्राफ के दो बिंदु थे उनका अनुपात कैसा है, एक जैसा है या फिक्स रेशियो है। अगर ग्राफ हमको एक सरल रेखा प्राप्त होता है किसी भी चीज़ का, तो वो क्या प्रदर्शित करता है कि जिन दो बिंदुओं के बीच ग्राफ खींचा गया था उनका अनुपात जो है स्थिर है, नियत है या फिक्स है। तो यहाँ पर प्रतिबल और विकृति का बिंदु O से लेकर P तक प्रतिबल और विकृति के बीच अनुपात कैसा था, नियत था, अर्थात जिस अनुपात में हम प्रतिबल बढ़ाते थे उसी अनुपात में विकृति का मान बढ़ता था। और यहाँ तक एक और स्थिति हमको मिलती थी कि जैसे ही हम द्रव्यमान हटाते थे तुरंत जो वस्तु में विकृति है वह गायब हो जाती थी और वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाती थी। तो O से लेकर P तक की अवस्था कैसी है, हमारी प्रत्यास्थता की अवस्था कहलाती है। प्रत्यास्थता की अवस्था क्यों कहलाती है, क्योंकि हमने बताया था कि जब किसी वस्तु पर बल लगाए और बल में विकृति हो और जैसे ही बल हटाया जाए वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आए। तो O से P तक
का जो ग्राफ है वो यही प्रदर्शित करता है कि जैसे हम बल बढ़ाते हैं उसी अनुपात में विकृति भी बढ़ती है। परंतु बिंदु P के आगे अगर हम वस्तु पर भार बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वस्तु में विकृति उत्पन्न तो होती है, परंतु जैसे ही हम भार हटाते हैं तो विकृति को वापस लौटने में, अपनी प्रारंभिक स्थिति तक लौटने में कुछ समय लगता है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था वहाँ पर, इसके बीच में जैसे मान लिया हमने बिंदु P तक बढ़ाया तो जैसे ही बल हटाया वस्तु प्रारंभिक अवस्था में अपनी तुरंत आ गई। ठीक है, और अगर P के आगे हमने द्रव्यमान बढ़ाया, ग्राफ को हम बता रहे हैं, अगर बिंदु P के आगे की स्थिति P से Q तक की स्थिति की बात की तो क्या होता है, बिंदु P से Q तक की स्थिति ऐसी स्थिति होती है जब हम वस्तु के ऊपर से बल हटाते हैं तो वस्तु तुरंत वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती, जिसको हमने प्रत्यास्थ श्रांति कहा था। अर्थात वस्तु पर बल लगाया और वस्तु मुड़ी या विकृत हुई और जैसे ही बल हटाया वस्तु तुरंत अपनी स्थिति में वापस नहीं आई, थोड़ी देर तक उसी स्थिति में रुकी रही, फिर धीरे धीरे करते हुए अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस आ गई। तो इस P से Q तक की स्थिति को हम लोग प्रत्यास्थ श्रांति कहते हैं। ठीक है, तो यह प्रत्यास्थ श्रांति का आचरण प्रभाव है, अर्थात जब बल लगाएंगे वस्तु विकृत तो होगी और अपनी प्रारंभिक स्थिति में भी आएगी, परंतु विकृत होने के बाद जैसे ही बल हटाएंगे वस्तु तुरंत अपनी स्थिति में वापस नहीं आएगी। जबकि O से P तक की स्थिति कैसी थी, प्रत्यास्थ आचरण था, और O से P तक की स्थिति को हम लोग लघु विकृति सीमा ही कहते हैं, लघु विकृति सीमा, इसी को लघु विकृति सीमा कहते हैं। या प्रत्यास्थ आचरण, O से P तक का आचरण जो है वो प्रत्यास्थ आचरण कहलाता है। वस्तु पर बल लगाया, विकृत उत्पन्न हुई और जैसे ही बल हटाया तुरंत वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आई। परंतु P से Q तक की स्थिति कैसी थी, P से Q तक की स्थिति ऐसी है जहां पर वस्तु पर बल हटाते हैं तो वस्तु तुरंत अपनी प्रारंभिक स्थिति में वापस नहीं आती है। अब Q के आगे जो हम बल का मान बढ़ाते हैं तो ध्यान देते हैं, हल्का सा भी बल बढ़ाते हैं वस्तु तुरंत ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में विकृत हो जाती है। Q से R तक की स्थिति में हमने देखा तो क्या हुआ, Q तक तो ऐसी स्थिति थी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में जहाँ से चली थी वहीं पर वापस लौट आती है, मतलब वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु Q से आगे जैसे ही हम तनिक सा भी प्रतिबल बढ़ाते हैं वस्तु क्या होती है, बहुत ज़्यादा मात्रा में विकृत होने लगती है, और ऐसी स्थिति क्या कहलाती है, प्रत्यास्था की सीमा के बाहर की स्थिति कहलाती है कि वस्तु में एकदम आकार बढ़ता है। और एक अंतर और आता है, क्या आता है कि जब R पर स्थिति में, Q से R की स्थिति के बीच में जब हम बल हटाएंगे वस्तु पर, वस्तु से यहाँ तक O से Q तक की स्थिति में बल हटाते हैं तो वस्तु प्रारंभिक स्थिति में उसी अनुपात में लौट आती है। परंतु Q से R के बीच अगर हम बल हटा रहे हैं तो वस्तु उसी प्रारंभिक स्थिति में नहीं लौटेगी, उस वस्तु में जो लौटेगी वस्तु, अब वो कौन से रास्ते से लौटेगी, R और इसको मान देते हैं Z, R Z के रास्ते लौटेगी। तब वस्तु में ये कुछ विकृति जो यहाँ से गैप आ रहा है, यह गैप हमेशा के लिए वस्तु में स्थायी रूप से विद्यमान हो जाएगा। Q से R के बीच की बात करते हैं तो इस Q को हम लोग क्या बोलते हैं, पराभव सामर्थ्य। मतलब Q तक की स्थिति ऐसी है जहां पर बल हटाएंगे तो वस्तु में कोई विकृति स्थायी नहीं रहेगी, वस्तु पहले जैसी थी वैसी ही हो जाएगी। परंतु Q से R तक की स्थिति कैसी है, वस्तु पर बल हटाएंगे वस्तु वापस लौटेगी अपनी प्रारंभिक स्थिति में, परंतु क्या होगा, उसमें बहुत थोड़ी मात्रा में जो विकृति होगी वो हमेशा के लिए बनी रह जाएगी। मतलब जैसी पहले थी बिल्कुल वैसी नहीं होगी, थोड़ा सा विकृति उसमें स्थायी रूप से विद्यमान हो जाएगी। तो ये हमारा Q से R तक का पॉइंट था। तो हम लोग इसको क्या कह देते हैं, स्थायी विरूपण। जो इतना गैप आया, जो विकृति स्थायी रूप से उसमें रह गई, अब उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्थायी विरूपण कहते हैं। मतलब अब उतनी जितना उसने गैप किया है उतनी वस्तु हमेशा के लिए स्थायी रूप से विकृत हो गई।
तो इसको क्या बोलेंगे? स्थायी विरूपण। और ओ से पी तक की स्थिति को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थ आचरण। और इसी को हम लघु विकृतियों की सीमा या प्रत्यास्थता की सीमा कहते हैं, और इसको अनुपातिक सीमा भी कहते हैं, क्योंकि ओ से पी तक की स्थिति में क्या होता है? वस्तु की प्रतिबल और विकृति का अनुपात कैसा होता है? नियत रहता है। और यह अनुपात किसके बराबर होता है? यंग प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होता है। इसके बाद में R के बाद में जैसे ही हम प्रतिबल थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं, वस्तु में विकृति बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होने लगती है। R से, और यहाँ पर हम बात करें RST, तो R से S तक की स्थिति कैसी है कि हल्का सा भी हमने प्रतिबल बढ़ाया, वस्तु में विकृति बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गई, और जैसे बल हटाएंगे तो वस्तु प्रारंभिक अवस्था में जैसी थी बिल्कुल वैसी लौटेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर ग्राफ देख सकते हैं कि अगर ये वस्तु वापस लौटेगी तो पूर्ण रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौटेगी, इसमें कुछ विकृति और जो है वो अपने आप ऐड हो जाएगी, मतलब वस्तु पहले से ज़्यादा विकृत हो जाएगी। कब? जब हम प्रतिबल को हटा देंगे। तो R से S तक की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक आचरण बोलते हैं, मतलब प्लास्टिक बोलते हैं, क्योंकि इस स्थिति में वस्तु पर बल लगाते हैं, विकृति तो होती है परंतु बल को हटाने के बाद वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती, और ऐसी वस्तुओं को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक वस्तुएं बोलते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं को जो O से Q के बीच का आचरण करती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम लोग कैसे बोलते हैं? इलास्टिक वस्तुएं या प्रत्यास्थ वस्तुएं बोलते हैं। और S के बाद, S तक तो ये होता है कि जैसे ही बल बढ़ाया और उसमें विकृति बहुत ज़्यादा हो गई, परंतु एक पॉइंट ऐसा आता है जो पॉइंट S होता है, और S पॉइंट के आगे अगर हम बल को थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ाएं तो वस्तु में विकृति तो बहुत ज़्यादा होगी ही होगी, परंतु वस्तु क्या होगी? उस पॉइंट से टूट जाएगी या बीच में कहीं से टूट जाएगी। मतलब अगर किसी तार में हम बराबर बल लगाते जाएंगे तो तार तो पहले खींचेगा और एक क्षमता तक खींचेगा, जैसे ही वो खींचने की क्षमता समाप्त होगी, हल्का सा भी बल बढ़ाएंगे तुरंत वो तार क्या होगा? टूट जाएगा। और S से T तक की स्थिति को हम लोग क्या बोलते हैं? विभंजन की स्थिति बोलते हैं। S से थोड़ा सा बल लगाया, वस्तु में बहुत ज़्यादा विकृति हो गई, वस्तु कौन से पॉइंट पर पहुंच गई? T पॉइंट पर पहुंच गई, और T पॉइंट पर हल्का सा भी बल बढ़ा, तुरंत वस्तु बीच में से कहीं से टूट जाएगी। तो इस प्रकार की हम स्थिति को क्या बोलते हैं? विभंजन बिंदु बोलते हैं। और S पॉइंट पर जो प्रतिबल लगा होता है उसको विभंजन प्रतिबल या भंजक प्रतिबल बोलते हैं। भंजक प्रतिबल वह प्रतिबल होता है जिसको कोई वस्तु बिना टूटे सहन कर सके, और जैसे ही भंजक प्रतिबल का मान थोड़ा सा भी बढ़ाया जाएगा, वस्तु क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, और उस स्थिति में उस बिंदु को क्या कहेंगे? विभंजन बिंदु कहेंगे। और जो प्रतिबल लगाया है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? भंजक प्रतिबल बोलेंगे। ठीक है। और ये Q है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रत्यास्था की सीमा बता चुके थे आपको, प्रत्यास्थ आचरण, प्रत्यास्था की सीमा, लघु विकृतियों की सीमा, और इसको पराभव बिंदु, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? पराभव बिंदु। अर्थात इसके आगे का जो व्यवहार है वो इलास्टिक नहीं है, अर्थात प्रत्यास्था का व्यवहार इसके आगे हमको देखने को नहीं मिलेगा, इसको हम पराभव बिंदु कहते हैं। तो ये हमने ग्राफ समझा, क्योंकि इस ग्राफ के माध्यम से हमने प्रत्यास्थ वस्तुओं के विभिन्न आचरणों को समझा था। अब हम बात करेंगे आगे एक निगमन के बारे में। करते हैं यंग प्रत्यास्था गुणांक के सूत्र के निगमन के बारे में। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है। तो बताया गया था कि जब किसी वस्तु में लघु विकृति की स्थिति है, अर्थात कोई वस्तु प्रत्यास्था की सीमा के अंदर है, तब वस्तु पर लगने वाले प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात होता है, विकृति समानुपाती होते हैं एक दूसरे के, या कह सकते हैं प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव नियत कांस्टेंट रहता है, और ये किसके बराबर होता है? उसके प्रत्यास्था गुणांक के बराबर होता है। बताया गया था कि जब कोई वस्तु प्रत्यास्था की सीमा के भीतर व्यवहार कर रही होगी तब उसमें लगने वाले प्रतिबल और विकृति का अनुपात सदैव नियत होगा, और इसका अनुपात बराबर होगा उसके प्रत्यास्थता गुणांक के। तो प्रत्यास्था गुणांक के बारे में समझ गए। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है? जब किसी वस्तु में जो विकृति है वो कैसी हो? उसकी लंबाई के अनुदिश हो।
जब किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति क्या हो, उस वस्तु की लंबाई के अनुदिश हो, तो ऐसी स्थिति में वस्तु में उत्पन्न जो गुणांक प्रत्यास्थता गुणांक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान होता है अनुदैर्ध्य विकृति बटे अनुदैर्ध्य प्रतिबल, ये इसका फार्मूला होता है। अगर बात करेंगे अनुदैर्ध्य विकृति, लंबाई के अनुदिश विकृति की, तो विकृति का फार्मूला क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, अनुदैर्ध्य विकृति का फार्मूला होता है। तो अनुदैर्ध्य विकृति कितनी हो जाएगी, लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ, तार में हमने F बल लगाया, प्रतिबल कितना लगा F डैश, तो दोनों एक ही बराबर होंगे। तार में प्रारंभ में लंबाई कितनी थी, L थी। एक कोई हमने तार लिया जिसकी प्रारंभिक लंबाई L थी, जब हमने F बल लगाया तब वस्तु में लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, स्मॉल l हो गई। तो स्मॉल l वृद्धि हुई और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L थी, ये तो हमारी विकृति हो गई। और प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो तार के काट अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना था, A था, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, F/A। तो A ऊपर चला जाएगा और ये कैपिटल L नीचे आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा फार्मूला, स्मॉल l कैपिटल A बटे, ये सॉरी फार्मूला उल्टा लिख गया है थोड़ा सा, इसको हम सही कर देते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। तो प्रतिबल कितना हमारा है, F/A, और विकृति कितनी है, स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। अब मान A नीचे आ जाएगा और स्मॉल l कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, F इंटू कैपिटल L अपॉन स्मॉल l इंटू A। मान लेते हैं जो बल लगाया है, बल लगाने में हमने m द्रव्यमान लटकाया था, तो बल का मान क्या होगा, भार के बराबर होगा। और इस तार में जो अनुप्रस्थ काट है इसकी त्रिज्या कितनी थी, स्मॉल r। जो अनुप्रस्थ काट है इसकी त्रिज्या कितनी थी, स्मॉल r। तो A बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। अगर ये दोनों मान डाल दे तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फार्मूला क्या आ जाएगा, तो F का मान हो जाएगा कैपिटल M इंटू G, और L तो पहले से ही है, बटे स्मॉल l, और A का मान क्या डाल देंगे, पाई r स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट करें तो mgl बटे पाई r स्क्वायर स्मॉल l। इस प्रकार से यंग प्रत्यास्थता गुणांक को लिख सकते हैं। ध्यान देंगे, इस यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर अभी हम एक एग्जाम्पल पर अध्ययन करेंगे, और ये एग्जाम्पल मैक्सिममली पूछा जाता है। यह एग्जाम्पल जो है प्रत्यास्थता के यंग प्रत्यास्थता गुणांक से रिलेटेड, कि रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ होता है, ऐसा क्यों है। और ये क्वेश्चन आपकी 11th क्लास में मैक्सिमम पूछा जाता है, फ्रीक्वेंटली पूछ लिया जाता है और अधिकतर परीक्षाओं में आता है। तो इसको ध्यान से देखेंगे। वैसे तो हम ये देखते हैं कि किसी वस्तु में हम बल लगाएं और बल लगाकर जब वस्तु में परिवर्तन करें तो उसमें विकृति उत्पन्न हो, और जैसे ही बल हटाया जाए वस्तु वापस अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाए। तो इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रत्यास्थता बोलते हैं। हम दो तार ले लें, एक स्टील का तार लें और एक रबड़ का तार लें। दोनों की लंबाई समान हो और दोनों की मोटाई भी एक जैसी समान हो। क्या करें, एक बार रबड़ पर उतना ही बल लगाकर रबड़ को खींचें, और उसके बाद में स्टील के तार पर भी उतना ही बल लगाकर स्टील के तार को खींचें। ध्यान देंगे कि रबर के तार में जैसे ही हम बल लगाएंगे रबर में विकृति ज़्यादा उत्पन्न होगी, और स्टील के तार पर बल लगाएंगे तो स्टील में विकृति ना के बराबर या बहुत ही कम उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर ये आता है, और जैसे ही बल हम हटाएंगे तुरंत क्या होगा, सबसे पहले तो रबर अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाएगी, उसके बाद में स्टील जो है वो स्टील का जो तार है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में जाएगा। तो सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो देखने में गुण प्रत्यास्थता का किसमें अच्छा है, रबर में। हल्का सा बल लगाया तुरंत लंबाई में वृद्धि हो गई, और जैसे ही हमने बल हटाया तुरंत ही अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ गया। तो अगर परिभाषिक रूप से देखा जाए तो कहा जाए कि रबर ज़्यादा प्रत्यास्थ है, देखने से कहा जाए कि रबर ज़्यादा प्रत्यास्थ है, स्टील क्या है, कम प्रत्यास्थ है। परंतु अगर वास्तव में वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ मानी जाती है, जबकि रबर को कम प्रत्यास्थ माना जाता
है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वस्तु जितनी ज़्यादा प्रत्यास्थ होगी वह वस्तु अपने पर लगने वाले बल के विरोध में उतनी ही कम विकृति उत्पन्न करेगी। अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और जिस वस्तु में कम विकृति उत्पन्न हो वह वस्तु ज़्यादा प्रत्यास्थ मानी जाती है अपेक्षाकृत उस वस्तु के जिसमें ज़्यादा विकृति उत्पन्न हो रही हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाएं और वस्तु में विकृति उत्पन्न हो परंतु वह विकृति क्या हो, बहुत सूक्ष्म मात्रा में हो, कम हो, उस वस्तुओं को ज़्यादा हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थ वस्तुएं मानते हैं। और जबकि रबर में क्या हो रहा था, हम बल लगाते थे और विकृति क्या होती थी, ज़्यादा उत्पन्न हो रही थी। ये तो अलग बात थी कि वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाती थी परंतु विकृति तो ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, और अगर विकृति ज़्यादा उत्पन्न हो रही है तो वह वस्तु क्या है, कम प्रत्यास्थ है। जबकि स्टील में क्या है, कम विकृति उत्पन्न हो रही है तो स्टील क्या है, ज़्यादा प्रत्यास्थ है। इसीलिए कहा जाता है कि रबर की अपेक्षा स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ होती है। ये तो हमने थ्योरिकल रूप से देखा, ये तो हमें थ्योरिकल रूप में देखा कि थ्योरी से समझ लिया ऐसा ऐसा होता है, परंतु मैथमेटिकल फॉर्म में हम इसको कैसे प्रूव करेंगे कि रबर अधिक प्रत्यास्थ है या स्टील। तो हमने दो तार लिए, एक स्टील का तार लिया और एक रबर का तार लिया। दोनों तारों की लंबाइयां समान थी, स्मॉल एल लंबाई थी। दोनों की मोटाइयां या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों कैसे थे, समान थे। इसका भी ए है और इसका भी ए है, या दूसरे शब्दों में कहें दोनों की वक्रता त्रिज्याएं कैसी थी, समान थी। दोनों तारों पर समान भार mg हम लटकाते हैं तो दोनों में विकृति जो होगी अलग अलग उत्पन्न होगी। स्टील के तार में उत्पन्न विकृति क्या थी, LS, और इसमें उत्पन्न विकृति को LR, ठीक है, लेंथ इन रबर, लेंथ इन स्टील। तो इस दो अलग अलग चीज़ों से दिखाया गया। तो दोनों के हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक निकालते हैं। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक स्टील के लिए, स्टील का यंग प्रत्यास्थता गुणांक YS कितना हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है, mg, प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, L थी, बटे A की जगह क्या लिख देंगे, पाई आर स्क्वायर, और लंबाई में वृद्धि कितनी हुई है रबर में, स्टील में, डेल्टा LS, तो इसको डेल्टा LS लिख देंगे। डेल्टा हम लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। डेल्टा क्या दिखाता है, परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, होने वाले चेंज को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए डेल्टा लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोनों में भार समान लटका था, प्रारंभिक लंबाई समान थी और दोनों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान था। अब बात करेंगे रबर के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक की। तो रबर का यंग प्रत्यास्थता गुणांक YR कितना हो जाएगा हमारा, दोनों में भार वही लटका है, प्रारंभिक लंबाई वही थी, भार कितना था, mg था, और प्रारंभिक लंबाई इसकी भी कैपिटल L थी, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल भी पाई आर स्क्वायर था, परंतु जो उत्पन्न विकृति है वो क्या है, डेल्टा LR है। इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 कह देंगे। समीकरण 1/2 से समीकरण 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो क्या आएगा, YS/YR बराबर YS का मान क्या हो जाएगा, mgl बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा LS, ठीक, यही तो होगा। और दूसरे का क्या हो जाएगा, mgl बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा LR। ध्यान देंगे mgl यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ भी है, कैंसिल हो गया, LR सबसे ऊपर पहुँच जाएगा और LS इसके नीचे आ जाएगा। तो इसका मान किसके बराबर आएगा, डेल्टा LR बटे डेल्टा LS। तो दोनों को नीचे लिख देते हैं, YS/YR बराबर डेल्टा LR अपॉन डेल्टा LS। चूँकि प्रैक्टिकली हमने देखा है LR जो है वो वृद्धि ज़्यादा है जबकि डेल्टा LS की वृद्धि कम है, तो YS/YR एक भिन्न है जो दूसरी भिन्न डेल्टा LR अपॉन डेल्टा LS के बराबर है। चूंकि इस भिन्न का अंश बड़ा है तो कतई कन्फर्म है, बिल्कुल फिक्स है कि YS बड़ा होगा, क्योंकि भिन्न बराबर हैं आपस में। तो अगर इस वाली भिन्न का अंश बड़ा है तो इस वाली भिन्न का भी अंश बड़ा होगा, और ये डेल्टा LS क्या था, छोटा था, तो YR भी क्या होगा, छोटा होगा। दूसरे शब्दों में कहें LR बड़ा है, LS कैसा है, छोटा, LR बड़ा है और LS क्या है, छोटा। तो इसका मान जो हमको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, YS/YR का मान जो मिलेगा वो 1 से बड़ा होगा।
जब किसी अंश बड़ा हो और हर छोटा हो तो उनको भाग करने पर जो मान मिलेगा वो सदैव क्या होगा, 1 से बड़ा। मतलब वाई एस अपान वाई आर का मान क्या होगा, 1 से बड़ा। वाई आर की उधर मल्टीप्लाई कर दें तो वाई एस इज ग्रेटर देन वाई आर। तो यहाँ से भी साबित होता है कि रबर से ज़्यादा प्रत्यास्थ कौन सा है, स्टील ज़्यादा प्रत्यास्थ मानी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से समझ लें। ध्यान रखेंगे कि हमने जितने भी निगमन समझाए हैं यहाँ पर किताबों में लिखित थ्योरिकल पोर्शन को हमने ओरल डिस्कस किया है, उसको लिखा नहीं है। वो आप अपनी बुक से या किसी नोट्स से देख सकते हैं। यहाँ पर केवल हमने उस प्रूफ के मैथमेटिकल पोर्शन को किया है, आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। हमारा एक अगला ऐसा ही बहुत महत्वपूर्ण निगमन है और इसको भी अधिकतर एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछा जाता है। खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या है। अभी तक हमने जितने डेरिवेशन पढ़े हैं और ये डेरिवेशन जो समझने जा रहे हैं, इनके साथ जो फार्मूले निकल कर आते हैं, इन पर मैक्सिमम फॉर्म में न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं। मतलब अधिकतर न्यूमेरिकल इन फार्मूलों पर आधारित मिलते हैं। तो डेरिवेशन को तो समझना इम्पॉर्टेंट ही है, साथ में जो फार्मूले निकल कर आ रहे हैं इनको आप कहीं नोट कर लें, जिनसे आप न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। और ये डेरिवेशन तो अधिकतर एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं। तो एक तार को हम खींचते हैं और खींचने में तार को जो कार्य करना पड़ता है हमको, वह उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, खींचे हुए तार की स्थितिज ऊर्जा या प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। अर्थात किसी, मान लीजिए कोई तार था, एक दृढ़ आधार से कैपिटल L लंबाई का तार लटका हुआ था। हमने इस तार पर mg बल नीचे की तरफ लगाया तो तार में स्मॉल l लंबाई में वृद्धि हो गई, और जब l लंबाई में वृद्धि हो गई तो तार को खींचने में, यहाँ से यहाँ तक तार को खींचने में, विस्थापित करने में हमने कुछ कार्य किया, और जो कार्य किया वह कार्य इस तार के अंदर ऊर्जा के रूप में संचित हो गया, और इसी को हम क्या बोलेंगे, खींचे हुए तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो मान लिया हमने तार में बल कितना लगाया, mg, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A, लंबाई में वृद्धि स्मॉल l और प्रारंभिक लंबाई का मान कैपिटल L है। तो तार में उत्पन्न यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, y बराबर mgl बटे पाई r स्क्वायर स्मॉल l। mg को हम डायरेक्ट कैपिटल F लिख देते हैं और कैपिटल L ऐसे ही रहेगा, पाई r स्क्वायर को a लिख दिया, स्मॉल l को यूं ही लिख दिया। चूंकि हमें किया गया कार्य निकालना है, क्योंकि संचित ऊर्जा की बात की है। थ्योरिकल पोर्शन में क्या क्या लिखेंगे, माना एक तार है जिसकी प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L है, तार में F बल लगाकर तार की लंबाई में स्मॉल l वृद्धि कर दी जाती है। तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कैपिटल A है, अतः तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर, और इस आगे वाले पोर्शन को लिख देंगे। तार में किया गया कार्य निकालना है और कार्य का फार्मूला क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले बल का मान निकालेंगे, F की वैल्यू निकालेंगे, तो F बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल l बटे कैपिटल L। यहाँ से किसी तार पर लगाए गए, इस तार पर लगाए गए बल का मान निकल आया है। चूंकि माना तार में सूक्ष्म वृद्धि dl, मतलब तार की लंबाई में बहुत थोड़ी सी वृद्धि हमने ले ली, इसको हम समाकलन के माध्यम से हल करेंगे। मान लिया तार में थोड़ी सी लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, dl, बल तो वही लगेगा मगर सूक्ष्म वृद्धि कितनी हो रही है, इस dl। तो डिफरेंशिएशन का साइन है, dl वृद्धि के लिए कार्य, जब सूक्ष्म वृद्धि हो रही है तो कार्य भी कैसा होगा, सूक्ष्म। तो सूक्ष्म कार्य कितना, dw बराबर बल गुणे विस्थापन, ध्यान रहेगा। अब संपूर्ण कार्य के लिए, संपूर्ण कार्य के लिए तार प्रारंभ में लंबाई में वृद्धि कितनी थी, 0, और पूरा जब तार खिंच गया तो लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, स्मॉल l। प्रारंभ में लंबाई में वृद्धि 0 थी और जब तार को पूरा खींच दिया गया तो लंबाई में वृद्धि कितनी बढ़ गई जाकर, l। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से स्मॉल l के लिए समाकलन करने पर, यहाँ पर
जब किसी चीज़ के लिए सूक्ष्म मान दिया हो और बड़ी वस्तु या बड़ी मात्रा में मान पता करना हो तो वहाँ पर समाकलन करते हैं, और बड़े मान दिए हों सूक्ष्म चीज़ों के लिए मान पता करना हो तो अवकलन करते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 टू स्मॉल एल एफ इंटू डी एल, ध्यान रखेंगे एफ इंटू डी एल। अब क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू संपूर्ण कार्य क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का मतलब संपूर्ण कार्य, उसको हम लोग क्या लिख लेंगे डब्ल्यू। एफ का तो डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हैं तो एफ का मान डाल देंगे। एफ का मान क्या था 0 से एल, ये तो इंटीग्रेशन का साइन है, वाई ए स्मॉल एल बटे कैपिटल एल इंटू डी एल। ध्यान रहेगा वाई ए और कैपिटल एल इनका समाकलन हो नहीं सकता क्योंकि समाकलन हमें करना किसके सापेक्ष है, स्मॉल एल के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ये क्या आ जाएगा, वाई ए और कैपिटल एल को बाहर, इंटीग्रेशन 0 से एल और एल इंटू डी एल, ध्यान रखेंगे। अब एक समाकलन आपके लिए नया है तो समाकलन को समझने के लिए इतना समझ लें, अगर किसी x की घात n है और हमें इसका समाकलन x के सापेक्ष करना है, कोई राशि है x जिसकी घात n है और हमें इसका x के सापेक्ष ही समाकलन करना है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, उसकी घात में हम एक जोड़ देंगे और नई जो घात आएगी उसको उसके नीचे संख्या के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ l की घात कितनी है 1, तो समाकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वाई ए बटे एल, तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा l की घात 1 थी, 1 और 1 कितनी हो जाएगी, जो 2 हो जाएगी, नई घात 2 आई उसी को नीचे लिख देंगे और 0 से l, ये इसकी लिमिट हो गई। अब लिमिट के लिए क्या करते हैं, l और यहाँ पर क्या करेंगे l²/2 है, पहले l की जगह l डालेंगे तो वही आ जाएगा l²/2, और उसके बाद में क्या होगा माइनस l की जगह यहाँ आप कौन सा मान डालेंगे, दूसरा मान डालेंगे, लोअर लिमिट इसको डालेंगे तो ये 0/2 आ जाएगा, तो ये तो हट जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमारा w का मान कितना आएगा, वाई ए l²/2l, सॉरी ये कैपिटल L होगा। ये तो किया गया कार्य आ गया, चूंकि लिख देंगे, यहाँ थ्योरिकल पोर्शन लिखेंगे, चूंकि तार को खींचने में किया गया कार्य ही संचित ऊर्जा होती है, अतः संचित ऊर्जा हमारी जो होगी, इसको मिटा देते हैं, संचित ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारी U, और U का फार्मूला क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 अलग लिख लिया, वाई ए और l² बटे कैपिटल L, ये हमारा संचित ऊर्जा का फार्मूला। तो ये हमारी संचित ऊर्जा का फार्मूला आ गया। ये बेसिक फॉर्म में है, इनको हम अलग अलग और फॉर्म में बदल सकते हैं, जैसे कि U1/2 इंटू वाई ए स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल को एक पास कर लें, इंटू स्मॉल एल को अलग कर दें, तो वाई ए एल बटा कैपिटल एल, इसको भी हमने पहले लिखा था, ये क्या था f का मान था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू एफ इंटू एल। तो f क्या है हमारा प्रतिबल है, सॉरी बल है लगाया गया, तो यहाँ से हमारा स्थितिज ऊर्जा का एक और फार्मूला आ गया है। इसको थोड़ा सा ऑन कन्वर्ट करेंगे तो U = 1/2 f इंटू स्मॉल एल है, यहाँ पर कैपिटल A इंटू कैपिटल L और कैपिटल A इंटू कैपिटल L से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 1/2 कैपिटल F अपॉन कैपिटल A लिख लें, ध्यान रहेगा, और स्मॉल l को हमने अलग लिख दिया, कैपिटल L को इसी के साथ में लिख दिया, इंटू AL को यहाँ पर लिख दिया है। तो F/A इसको हम लोग क्या लिखते थे प्रतिबल, तो यहाँ से फार्मूला बनेगा 1/2 प्रतिबल, और स्मॉल l अपॉन कैपिटल L को हम लोग लिखेंगे विकृति, इंटू A इंटू L, A क्या है आधार का क्षेत्रफल गुणे तार की लंबाई, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे लंबाई क्या होता है आयतन। तो यहाँ से हमारा एक और फार्मूला आ गया 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति गुणे आयतन। अगर आयतन का मान 1 हो जाए तब U का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा 1/2 इंटू प्रतिबल गुणे विकृति, ये फार्मूला तब आ जाएगा। और ये फार्मूला कौन सी स्थितिज ऊर्जा का है, एकांक आयतन के तार में संचित स्थितिज ऊर्जा।
इसकी ऐसे ही कई फॉर्म्स हैं जिनको यहाँ पर हम अप्लाई करके और न्यूमेरिकल्स को लगा सकते हैं। अगले बार में हम एक और ऐसे ही फार्मूले को समझेंगे। अगला निगमन है, दो क्लैंपों के बीच किसी तार को अगर हम कसें और ठंडा कर दें तो तार में उत्पन्न बल का फार्मूला हमें निगमित करना है। मान लेते हैं ये कोई दो क्लैंप थे और एक तार को हमने गर्म किया और हमको पता है जब तार को गर्म करते हैं तो क्या होता है, गर्म करने पर तार की लंबाई में वृद्धि होती है। और उस गर्म तार को इन दो सिरों के बीच में कस दिया। जब इस तार को कसा गया तो ये तार गर्म था और इसकी लंबाई में कुछ वृद्धि हो चुकी थी। मान लिया इसमें जो लंबाई में वृद्धि थी वो क्या थी, स्मॉल एल थी। तार की प्रारंभिक लंबाई कितनी थी, कैपिटल एल थी। और इस तार का रेखीय प्रसार गुणांक कितना था, अल्फा था। इन तीन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और तार में जो हमने ताप परिवर्तन किया है वो कितना किया है, डेल्टा टी। तो यहाँ से तार में उत्पन्न जो लंबाई में वृद्धि होगी वो क्या होगी, अल्फा बराबर स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू डेल्टा टी। यही फार्मूला होगा। अल्फा बराबर लंबाई में उत्पन्न वृद्धि या कमी जो भी कह सकते हैं, और तार की लंबाई एल और डेल्टा टी। ये वृद्धि के लिए कह सकते हैं या तार को ठंडा करने पर भी कह सकते हैं। पहले में तार को गर्म किया, लंबाई में वृद्धि हुई और इन क्लैंपों के बीच में कस दिया। फिर तार को हमने ठंडा किया। जब ठंडा किया तो जितनी लंबाई में वृद्धि हुई थी उतनी ही कमी होनी होगी। तार की लंबाई कैपिटल एल थी, तार की लंबाई में कमी कितनी हुई, स्मॉल एल हुई। और तार के ताप में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा टी हुआ। तो ऐसी स्थिति में तार में जो रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा है उसका फार्मूला क्या होगा, अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल इंटू डेल्टा टी। यहाँ से हमको निकालना है तार की विकृति। विकृति का मतलब स्मॉल एल और अपॉन कैपिटल एल का मान। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एल को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो अल्फा इंटू डेल्टा टी। अल्फा इंटू डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, विकृति कह सकते हैं। तो विकृति के बराबर हो गया। अब हम जानते हैं चूंकि तार की लंबाई में वृद्धि हुई तो प्रत्यास्थता गुणांक कौन सा होगा, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। y बराबर क्या होता है, प्रतिबल बटे विकृति, यही होता है। तो यहाँ से प्रतिबल का मान निकालेंगे। प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, y इंटू विकृति। तो y इंटू विकृति कितनी है, y इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। और प्रतिबल बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। मान लिया तार का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, कैपिटल ए। तो यहाँ से F का मान क्या निकल आएगा, y इंटू ए इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ये फार्मूला है किसी तार को गर्म करके दो क्लैंपों के बीच कस दिया जाए और जब उसको ठंडा किया जाए तो तार में उत्पन्न होने वाले बल का फार्मूला है। और इस पर भी न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। वीडियो में हमने प्रत्यास्थता से संबंधित निगमनों को समझा है और कोशिश करेंगे कि आप जब इस निगमन को समझ रहे हों तो नोटबुक को अपने पास में रखें और थ्योरिकल पोर्शन को पहले समझ लें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले चैप्टर को अगले वीडियो में समझेंगे।